हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग शुरू करने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम लोग उन बातों पर डिस्कस करेंगे जो मेन पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आते हैं। तो पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री का यह वह ब्रांच है जिसके अंदर कि यह स्टडी किया जाता है, या यूँ कह दीजिए कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच रिलेशन का स्टडी किया जाता है। यानी कि यदि इसे बोला जाए पेपर में लिखने के ख्याल से, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके अंदर हम लोग यह भी पढ़ते हैं एंड हाउ वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस तरीके से चेंज होता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब यहाँ पर हुआ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया, इसमें दो डिफरेंट मेटल के प्लेट एज ए इलेक्ट्रोड आपने डाल दिया। अब यहाँ पर मेटल के प्लेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब मेटल के प्लेट ही हों, ग्रेफाइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि दो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड डालने हैं। इसके बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे। अब इसमें से आपने करंट पास कराया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, दोबारा सुन लीजिए कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि इस कंटेनर में जो आपने सॉल्यूशन लिया है, यदि उस सॉल्यूशन में से करंट पास होता है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग कंटेनर ले लिए। ये मैंने कंटेनर ए लिया और दूसरा आपने यहाँ पर कंटेनर बी लिया, और इसमें भी आपने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए। एक को आपने प्लस से और एक को आपने माइनस से कनेक्ट किया। और यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन लिया है, मान लीजिए कि शुगर का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है NaCl। तो आप देखेंगे कि इसमें से करंट पास हो जाएगा, लेकिन इसमें से करंट पास नहीं होगा। जिसमें से करंट पास होता है वह कंडक्टर कहलाएगा, जिसमें से करंट पास नहीं होता है वह नॉन कंडक्टर कहलाता है। लेकिन इस सबस्टेंस को, उस सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन में से करंट पास हो रहा है, इसे आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और यह बैड कंडक्टर है तो इसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये दो पॉइंट आपके समझ में आ गया। तो जिस सॉल्यूशन में से करंट पास हो रहा है उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वह सॉल्यूशन जिसमें से कि करंट पास होता है, मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस सॉल्यूशन में से करंट पास होता है उस सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और करंट पास होने का जो प्रोसेस है, यानी कि यह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हुआ।
दोनों में अंतर है। अब मान लीजिए कि आपके पास यहां पर NaCl है और मैं यहां पर शुगर के जगह पर आपने यहां पर ले लिया CH3COOH। करंट इसमें से भी पास होंगे और करंट NaCl के सॉल्यूशन में से भी पास होंगे, लेकिन NaCl का जो सॉल्यूशन है इसमें से बहुत ज़्यादा करंट पास होंगे, और जो यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड लिखा है इसका जो सॉल्यूशन है इसमें से करंट पास होंगे लेकिन कम करंट पास होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, जो एसिटिक एसिड वाला सॉल्यूशन मैंने बताया है, यह कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो NaCl वाला सॉल्यूशन है इसमें से करंट ज़्यादा पास होते हैं, तो इसे कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इसलिए कि जो NaCl है जब आप पानी में डालते हैं तो यह कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पर 100% आपको आयंस मिलते हैं। डिजॉल्व होने के बाद यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है, सोडियम एक्वस आयन और क्लोराइड एक्वस आयन होते हैं, जबकि यहाँ पर जो आपने एसिटिक एसिड लिया है यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 मोल एसिटिक एसिड को आपने इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, ऐड करने के बाद हो सकता है कि इसमें से 3 मोल आयन में ब्रेक हो जाए और 7 मोल्स ना ब्रेक हो, तो करंट केवल आयन के कारण फ्लो होगा, यानी कि जितने आयंस आपको इसमें प्रेजेंट होंगे उतना ही करंट पास होगा, और आयंस ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, आयंस कम होंगे करंट कम फ्लो करेगा। मैं साथ के साथ आपको स्क्रीन पर इसके डेफिनेशन भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यदि हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पहले मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता रहा हूँ। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट, दैट इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग में, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मान लीजिए कि पेपर में वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें आप ये बताएं कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ। नॉर्मली हमें क्या याद रखना होता है, हमें यहाँ पर ये याद रखना होता है हमें यहाँ पर ये याद रखना होता है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑल कंपाउंड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये सब के सब S ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, लाइक दैट
NaCl, KCl, CHCl, NaOH, KOH एक्सेट्रा। तो S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके अलावे H2SO4, HNO3, HCl ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बात आई वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कि ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3, COOH, या बाकी जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बाकी जो बच गए वो सब के सब वीक कहलाएंगे। वीक में आप यहां पर ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल को अलग अलग याद ना करके आप इसके थॉट को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल्स तो पता नहीं कितने होंगे, उतने याद करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कंडक्टेंस, ये कंडक्शन लिखा था, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि इस चैप्टर में मैंने आपको 3 चीज़ याद करना है, 3 चीज़ समझना है। नंबर 1 में इलेक्ट्रोलाइसिस, नंबर 2 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नंबर 3 में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नंबर 1 में इलेक्ट्रोलाइसिस, नंबर 2 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नंबर 3 में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो चूंकि सबसे पहले मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बताया था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और यदि ये बात इस तरीके से आपको याद ना हो, तो इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि वह सॉल्यूशन जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, वह प्रोसेस जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली यह यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो आप इस बात को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, केमिकल चेंज अकरिंग एट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहाँ पर आपने जिंक का प्लेट लिया और यहाँ पर आपने कॉपर का प्लेट लिया। इसे आपने प्लस से कनेक्ट किया और इसे आपने माइनस से कनेक्ट किया। ठीक है। अब जब आपने इसे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, आपको यहाँ पर समझना होगा अच्छे तरीके से कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे। तो याद रहे, जिस इलेक्ट्रोड को आपने प्लस से, यानी कि एनोड से, प्लस वाले को एनोड कहा जाता है। मैं यहाँ पर एनोड लिख रहा हूँ।
और यहां पर मैंने कैथोड लिखा। तो जिसे आपने इलेक्ट्रिसिटी के प्लस से कनेक्ट कर रखा है, यह इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, यह इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना हुआ है, इस मेटल के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें से जो सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वही यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, एनोड इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना हुआ है, उस मेटल के जितने भी नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें से जो आयनिक कंपाउंड वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर ले लिया, यहाँ पर भी आपने दो मेटल के प्लेट लिए, लेकिन इस बार यहाँ पर Cu और यहाँ पर Zn, इस बार आपने Cu को प्लस से कनेक्ट किया और Zn को आपने माइनस से कनेक्ट किया। तो जो केस फर्स्ट है, इस केस फर्स्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप ZnSO4 लेंगे, जबकि केस सेकेंड में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में CuSO4 लेंगे, क्योंकि सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड से जुड़ा हुआ है, यह कॉपर का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर कॉपर के उस सॉल्ट को लिया जाएगा जो वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो यही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या चीज़ होता है। जो एनोड है, यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होता है, जहां पर रिडक्शन होता है, इसे कैथोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन आपने +1 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जो लूज करे उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर आपने लिखा एट एनोड। अब यहां पर एट एनोड, एनोड आपके पास क्या है, जिंक है, यानी कि यहां पर जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2 पॉजिटिव बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। अब यहां पर यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, सॉरी, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने बनाया जिंक आयन। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने बनाया जिंक आयन, और जिंक आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आया, और इस सॉल्यूशन के अंदर पहले से भी ZnSO4 था, यानी कि Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर यह जो जिंक आयन है, ये जो जिंक आयन है, यह पॉजिटिव है तो यह निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एट कैथोड। एट कैथोड क्या होगा, ये जिंक आयन, ये जिंक आयन, इसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यह इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn मेटल के रूप में बदल जाएगा, यानी कि वह इसके ऊपर जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। तो धीरे धीरे एनोड क्या होगा, पतला होता चला जाएगा, और कैथोड के ऊपर यह डिपॉजिट होने के कारण इसका थिकनेस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वहाँ पर मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि एक से ज़्यादा टाइप के
कैटायन हैं और एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। यदि आपके पास NaCl मोल्टेन होगा, पिघला हुआ होगा, गर्म करके आपने मेल्ट कर दिया, तो इससे आपको क्या मिलेंगे? केवल सोडियम आयन मिलेंगे और क्लोराइड आयन मिलेंगे। जो सोडियम आयन है यानी कि जो कैटायन है यह कैथोड की ओर जाएगा, जो एनायन है वह एनोड की ओर जाएगा। लेकिन यदि NaCl आपके पास एक्वस है, इसका मतलब वाटर में यह डिजॉल्व है, तो इसका मतलब कि वाटर के कारण इसके अंदर H पॉजिटिव भी होंगे और OH निगेटिव भी होंगे। और मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, एक को आपने प्लस से कनेक्ट किया, दूसरे को आपने माइनस से कनेक्ट किया, और इसके अंदर NaCl एक्वस का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस होंगे। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के कैटायंस हैं, सोडियम आयन और H पॉजिटिव, और 2 डिफरेंट टाइप के एनायन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि एनोड के ऊपर इन 2 में से कोई एक ही डिपॉजिट होगा और कैथोड के ऊपर भी सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन में से कोई एक ही डिपॉजिट होगा। हमें किस तरीके से पता लगेगा कि एनोड और कैथोड पर इन 4 में से, इन 4 में से किन 2 का डिपॉजिट होना है और कौन 2 इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे? इसका अभी का यही हमारा टॉपिक है। इसके लिए जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं इसको समझिए और आपने नोटबुक में नोट कर लें। यहाँ पर मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये कैटायन के डिस्चार्ज पोटेंशियल है। सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल, हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका होता है? पोटासियम आयन का। धीरे धीरे डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, यहां भी ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव के बाद H पॉजिटिव है, फिर क्यूप्रिक आयन है, Hg2 पॉजिटिव है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर यहाँ पर डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज हो रहे हैं। उसी तरीके से एनायन का यह डिस्चार्ज पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी आयंस आपको नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 कैटायन हैं, तो इन दोनों में आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना पड़ेगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वह इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होगा वह सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप इस लिस्ट में देखें, सोडियम ऊपर है और H पॉजिटिव नीचे है, यानी कि H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, इसलिए कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। लेकिन यदि आप इन दोनों के बारे में बात करें, जो एनायन है, ये दोनों एनायन एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर डिपॉजिट कौन होगा? तो इन दोनों में से जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वह डिपॉजिट होगा। और चेक करते हैं OH आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों में से क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होने वाला है वह है क्लोरीन और यहाँ पर डिपॉजिट होने वाला है हाइड्रोजन।
इस बात को हम लोग पेपर में किस तरीके से लिखेंगे तो देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन। यदि एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड है तो यह सोडियम क्लोराइड देगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। वाटर में यह डिजॉल्व है तो वाटर यहाँ पर देगा H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन के अंदर अभी Na प्लस है और H प्लस है और Cl माइनस है और OH माइनस है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वह माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, सोडियम आयन, और H पॉजिटिव कैथोड की ओर अट्रैक्ट होगा। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वह एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा। लेकिन इन दो में से यहाँ पर डिस्चार्ज कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि एट कैथोड डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इज लोअर देन Na पॉजिटिव। यहाँ पर H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वह कैथोड के ऊपर यहाँ पर डिस्चार्ज होगा। और कैथोड का मतलब मैंने बताया था रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर यह H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन एटॉम बनाता है। इसे कहा जाता है प्राइमरी चेंज, या यूँ कह सकते हैं प्राइमरी रिडक्शन। जब कोई आयन एटॉम में चेंज होता है तो उसे प्राइमरी बोला जाता है। चूंकि रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसे प्राइमरी रिडक्शन कहा जाएगा। हाइड्रोजन एटॉम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यह अकेला रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन के एटॉम आकर के यह H2 बनाएगा। तो ऊपर वाला हो गया प्राइमरी रिडक्शन और ये हुआ सेकेंडरी रिडक्शन। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो गया और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। जबकि हम लोग एट कैथोड की बात करें, एनोड की बात करें, तो एनोड की ओर अट्रैक्ट कौन हो रहा है? क्लोराइड आयन और OH आयन। और ठीक इसी तरीके से लिखना पड़ेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन इज लोअर देन OH आयन। तो यहाँ पर Cl निगेटिव है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Cl और E माइनस। यहाँ पर भी क्लोरीन डायएटॉमिक है इसलिए यह सिंगल क्लोरीन एटॉम के रूप में रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपने 2 क्लोरीन एटॉम लिया और इसने बनाया Cl2। सिमिलरली यह भी प्राइमरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यह प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सीडेशन। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए प्राइमरी ऑक्सीडेशन और सेकेंडरी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था इसलिए प्राइमरी रिडक्शन और सेकेंडरी रिडक्शन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास बचा हुआ क्या रह गया? आपके पास बचा हुआ है सोडियम आयन एंड OH आयन। और यहां पर लिखेंगे नाउ इन सॉल्यूशन रिमेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, आप कॉपी कर लें और कल इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।